आपको कैसे पता चल जाता है कि आई एम ऑन द राइट पेज और मैं ठीक हूँ और लोग मुझे गलत समझ रहे हैं? देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, बट लोगों का परसेप्शन ज़रा ख़राब है। दे डोंट नो हम ठीक हैं, अगला बंदा ठीक नहीं है। सिगरेट मुझे रिकवरी में पीने दें, तो खुद कितने परसेंट वो सही बात कर रहे हैं? मतलब दे हैव ऐसी लॉजिक उनके पास होती है जो उनको कन्विंस कर चुकी होती है। यानी वो अब देखें, हम किसी बात को राइट तब कहते हैं जब हम खुद कन्विंस्ड हो चुके होते हैं उसके बारे में। अगर वो राइट ना हो तो हमारा अंदर जो है वो डिस्टर्ब ही रहेगा। हम उसको ये नहीं इतने कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल टू द पॉइंट है। कोई भी बात जब आप ये कहते हैं कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ, जब हम ये कहते हैं कि हम ठीक बात करें, नहीं, चाहे डिवीजन कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड्स होगा ना जिसको आप मीट। जैसे ऑफिस में तो कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी, मिसाल के तौर पर ऑफिस में आपके पास सेट रूल्स होंगे ना कि अगर ये मीट, यही बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हर जगह कुछ रूल्स होते होंगे ना। सो आपके रिलेशनशिप के भी कुछ रूल्स होते होंगे कि नहीं है? अगर हम पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में ही बात करें, रिकवरी है तो उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स होते होंगे। तो जो पेशेंट ड्रग करते हैं कितने कॉन्फिडेंटली और खुद को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ड्रग कर रहे हो। तो आप जिस भी स्टैंडर्ड को फॉलो करें, आपका मॉरल स्टैंडर्ड हो, आपका सोसाइटल नॉर्म्स हो, आपके घर का एनवायरनमेंट हो, किसी भी स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल है कि बता दें? नहीं है ना। वो कौन सी ताकत है जो एक्सेप्टेबल बना देती है? आपकी अपनी। ठीक, हमारे राइट्स को भी हम खुद ही राइट कह देते हैं। वी एडवोकेट दैट ना, कि अगर मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करेगा तो आई विल नॉट टॉलरेट। मैं किसी से ऊंची आवाज में बात कर लूं तो दैट्स माई राइट। मेरी कोई इज्जत ना करे तो मैं फिर उसको बताऊंगा कि या बताऊंगी कि मेरी इज्जत क्यों नहीं की है। हाँ, मेरा राइट है, मैं अपनी मदर के साथ, फादर के साथ जो मर्जी करता हूँ। कोई ना कोई रूल्स तो होते हैं ना। आप ये तो नहीं कहते हैं कि जी इसको गालियाँ, मेरे स्टैंडर्ड्स में इसको गालियाँ ठीक है, इसको गालियाँ नहीं ठीक। किसी भी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें, किसी सेट, अगर आप सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं तो सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि यू हैव टू फॉलो ए सर्टेन स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर आप वैल्यूज बनाते हैं अपनी, ठीक, आप कहते हैं कि दिस विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ माई लाइफ विद रिलेशन। हर डोमेन में, जैसे आपने कहा ना कि काम की डोमेन में अलग, रिलेशंस में अलग और पर्सनल लेवल पर अलग। सो आप जिस भी लेवल पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एक सर्टन वैल्यूज को डिजाइन करते हैं। वैल्यूज मीन कुछ असूल। मुझे एक बात बताएं सलमान साहब, अगर मैं जिम्मेदारी ये लूं कि मैंने किसी से दिस विल बी द वैल्यू ऑफ माई लाइफ, कि मैंने हर किसी से इज्जत से बात करनी है। अब अगर मैं इज्जत से बात करूं, आप ना करें इज्जत से बात, तो फिर मेरी वैल्यू डैमेज तो नहीं होनी चाहिए। मैं कहूँगी अच्छा जी नहीं, आपके साथ वो वैल्यू काम नहीं आएगी। अगर एक बंदा ताकतवर है तो मैं उसके साथ नहीं आडा लगा सकता, और एक ताकतवर नहीं है तो फिर मैं उसके साथ सीन फंसा सकता हूँ। तो ये रूल्स तो नहीं है, इसको रिएक्टिव लिविंग कहते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है ना, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम किसी भी सेट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, बिजनेस में सलमान साहब आप भी हेल्प कीजिएगा, क्या कोई कॉमन सेंस ये रिएक्टिव लाइफ से कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है, बिजनेस पर्सन बन सकता है? रूल्स के मुताबिक अगर वो चलता है तो ही कामयाबी उसकी। हम सबकी पर्सनल लाइफ में भी यही असूल है। इफ वी फॉलो द सर्टेन रूल्स, वी हैव टू हैव सम लिमिटेशन हमारी ज़ात के लिए भी। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको तो कह सकती हूँ कि टांगे नीचे करके बैठे, लेकिन जब मैं अनकंफर्टेबल इस सीट पे होंगी तो मेरे पास जवाब होगा कि जी टांगे नीचे करके, जब मैं सालिक को कहूँ या किसी को कहूँगी ज़रा नीचे रिस्पेक्टफुल वे में बैठे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ फरीद साहब के, जब आज का सेशन आई वाज प्रिपेयरिंग प्रिंसिपल सेंटर, बिकॉज फेस्टिव ओकेजन्स एक स्लिपरी इवेंट होता है, ईद, न्यू ईयर, क्रिसमस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, रिलैप्स के चांसेस होते हैं। सो इसी के रेफरेंस में अगर कोई अपनी ज़िंदगी में इमोशनल रेगुलेशन को डिज़ाइन करना चाहता है, इमोशनल रेगुलेशन पता है क्या होती है? रेगुलेट करना।
ऊपर नीचे, ऊपर हैं तो नीचे कर ले, नीचे हैं तो ऊपर कर लें, रेगुलेट करना। वी सेट सर्टन वैल्यूज इन आवर डिफरेंट लाइफ डोमेन्स, तो हम अवॉइडेंस में नहीं जा सकते, हम ओवर थिंकिंग में नहीं जाते, हम ड्रग्स में नहीं जाते, हमारी कोई भी एज सच बड़े डिसऑर्डर्स नहीं होते। बड़े डिसऑर्डर्स, मूड मिजाज के डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स। सो अगर हम एक, आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्टैब्लिशिंग सर्टन प्रिंसिपल्स, और यू कैन से डायरेक्शंस। डायरेक्शन या असूलों पे ज़िंदगी गुजारने से कैसे हम बचते हैं, जिसकी एक फंटास्टिक एग्जांपल मैं आपसे शेयर की कि बिजनेस को कोई कॉमन सेंस से नहीं डील कर सकता। तो बात मैं आपसे कर रही हूँ कि कोई प्रिंसिपल, जैसे हम इस इलाज का देखें, आपको पता है मेजर प्रिंसिपल इस इलाज के क्या है फॉर द फैमिली। फैमिली याद रखे कि उनको क्या असूल हम देते हैं। डायरेक्शन, वैल्यूज से मुराद मेरी डायरेक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर आपकी पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप डोमेन है, फॉर एग्जांपल कि आपकी अपनी रिलेशनशिप डोमेन है, किस डायरेक्शन में उसमें काम करना चाहेंगे आप। देखिए, आपकी बिजनेस की एक डोमेन है, आपकी रिलेशन की एक डोमेन है, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी अपनी ज़ात की भी एक डोमेन है ना। मुझे बताएं रिलेशनशिप की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। यानी आप हमेशा किसी भी ताल्लुक में हो, चाहे वो स्पाउसल रिलेशन है, चाहे वो ऑनेस्टी। अच्छा, हम आपको कोई प्रिंसिपल देते हैं फैमिली से, ये सवाल है, हम आपको कहते हैं कि ये नहीं करना और ये करना है। आपको भी हम गाइडलाइंस देते हैं ना, एक डायरेक्शन देते हैं कि इस असूल को फॉलो करते हुए आपने अपने लव्ड वन को रिकवरी में सपोर्ट करना है। वो असूल क्या है भला? उसकी बात नहीं माननी। क्या फैमिली, अब पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से पता है, फैमिली को नहीं पता। पेशेंट को पता है कि हमें ये बताया जाता है फैमिलीज को कि पेशेंट की बात नहीं माननी, सच्ची और खरी बात करनी है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड से। ये एक असूल हम आपको देते हैं। डरे मत, डर से ऑपरेट मत करें, लेकिन सच्ची बात करें, सही और खरी बात करें, बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। एनेबल ना करें, प्रोवोक ना करें। एनेबलिंग में ही फियर आता है। एक एनेबलिंग होती है जो हम यानी डेस्परेटली कर रहे होते हैं कि अच्छा इसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि पेशेंट बार बार कह रहा होता है ना कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो क्या हो जाएगा भला? ये हो जाएगा, ये फिर मैं कर दूंगा। और वो क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, पेशेंट्स बताएं ज़्यादा बेहतर है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि फैमिली पेशेंट को बताए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपको जब स्टैंड्स बताए जाते हैं तो रेड स्टैंड्स कौन कौन से होते हैं भला, और उसके ब्रेक होने पे क्या क्या होता है? रूड नहीं होना और फॉलोअप्स पे आना। अच्छा, और अगर इन आपको बताया जाता है कि अगर आप ये ब्रेक करते हैं तो you will definitely have the consequences as a refresher। अगर कोई बीमार है, अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसकी बात नहीं मैं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई फैमिली मेम्बर ये बात करता है कि तुमने अगर बात ना मानी, बुलावा फिर विलिंग वेज दी टीम नू, ये कहना मुनासिब नहीं है। फैमिलीज कह रही होती हैं, ये जो भी अदनान साहब ने बात की कि फिर इशारों का नाम में बता रही होती है कि फिर पता ही ना, फिर जब आप किसी को ये कहेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे, प्यार से समझाएंगे, ये उस वक्त की नौबत ही नहीं है, ये नौबत है उससे आगे होने की। जब कोई पेशेंट ये बात कहता है कि मुझे दवाई नहीं खानी या मुझे फॉलोअप्स पे नहीं जाना, ये रूड हो जाता है फैमिली के। देखिए, हमारे फॉलोअप्स के ऊपर ज़्यादातर बात क्या हो रही होती है, मुझे बताएं। क्या आपने कितनी दफ़ा किसी पेशेंट को एंड फैमिली तो चुप ही कर जाते हैं, फॉलोअप जो बहुत ही घट फैमिली सवाल रेज कर रहे होते हैं। पीछे पता है क्या रूल होता है, क्योंकि पेशेंट ने कहा होता है कि जाके उत्थे गल नहीं कोई करनी। अगर आपने कोई बात की ना तो मैंने फॉलोअप्स पे नहीं जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज इस रूल को फॉलो कर रही होती है कि जितनी देर तक हम बात नहीं करेंगे, चलो आते रहा ही ना, और असूल नहीं बदला, उसूल पुराना ही है। पेशेंट मुझे बताएं, कभी इतना टाइम आपको हो गया, कभी आपने किसी पेशेंट से थेरेप्यूटिक क्वेश्चन सुना? मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं,
मुझे मेरा मूड ख़राब है, ये होती है, क्या बात हो रही होती है पेशेंट की साइड से? मैं फॉलो पेशेंट्स की बात कर रही हूँ। मुझे मोबाइल दे दें और मुझे बाइट जाने दें, लैपटॉप दे दें। और लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या पेशेंट की तरफ से अदनान साहब कभी थेरेप्यूटिक सवाल आया कि मेरा दवाई खाने को सर दिल नहीं करता, मुझे हेल्प करें, मेरा दिल चाहता है कि दवाई जब मेरे सामने आती है तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है, मैं दवाई खाना नहीं चाहता, मुझे हेल्प करें कि एज अ पेशेंट आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो शेयर करें। फॉलोअप के पेशेंट ने कभी, सलमान साहब, सालेक साहब, आप बताएं, कभी कोई ये बात की है कि मुझे बिला वजह गुस्सा आता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मेरा दिल चाहता है कि सब तीर की तरह सीधे हो जाएं, किसी को मेरे सामने ना नहीं कहनी चाहिए, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ ना सबको यस बॉस मुझे कहना, ये चाहता है ना दिल आपका। विलिंग वेज भी कहेगी जी यस बॉस, आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। पेरेंट्स भी कहेंगे जी यस, आप जो चाह रहे हैं वैसा, ये चाहता है ना दिल। कभी क्या ये शिकायत आपने की है कि मेरा दिल चाहता है, हमारा दिल चाहता है कि हमारी चले? ये सवाल नहीं होते। सवाल क्या होते हैं? मतलब फैमिली कोई बात कहना शुरू हो तो आप उठ के चले जाए, यही है ना? मैं आई रियली वांट टू नो कि पेशेंट क्यों अपनी, हम तो उनको कह रहे होते हैं कि वो डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक टग ऑफ वॉर है। मैं आपको बताऊं एज ए थेरेपिस्ट हमारी फिक्र क्या है कि जब पेशेंट ये बात करता है ना कि विलिंग वेज ये करता है, फैमिली ये करती है, आप ये करें, मुझे बिजनेस करने दें, मुझे जॉब करने दें, मुझे जिम जाने दें, और क्या क्या, मुझे पढ़ाई करने दें, और कौन से नेक आइडियाज़ हैं जो पेशेंट की तरफ से आ रहे होते हैं, ये सारी चीज। अच्छा, इसके ऊपर इस ग्रुप में बात हो रही होती है। आपको पता है ग्रुप का मकसद क्या होता है? आपको पता है ग्रुप का क्या मकसद होता है? बिलाल, इंडोर में ही आपने बात माननी है, सीधे होके बैठना है। वह एनी को गलत है, ये समझ नहीं आती कि आपको हर दफा कभी इनडायरेक्टली कोई कह रहा होता है, कभी डायरेक्टली कह रहा होता है कि एक डिकोरम होता है ना, आप कैरी करते हैं अपने आप को। आपको पता है कि आप कैरी करते हैं अपने आप को, तो जब आप द वे यू सिट, तो ये आपका अपने आप को कैरी करना बता रहा होता है। बहुत अच्छी बात है, रिलैक्स होके सुन रही सी, गौर दे पता नहीं रिलैक्स काफी सी, ठीक। सो किसी कोई पेशेंट क्यों नहीं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे बात करता? देखिए नहीं, फियर किस बात का? नहीं, अगर आप यहाँ पर बात अंजम करते हैं कि मिस मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे छोटी सी बात भी बहुत लगती है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे फील होता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग अम्मी बहुत बहुत वो हो गई हैं और वो मेरे हर चीज़ पे ध्यान देती हैं, मैं क्या खा रहा हूँ इस पर भी उनको शिकायत होती है, तो मैं फिर इस सर्कमस्टांसिस में नहीं अपने आप को कैरी कर सकूँगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो मैं सिगरेट पीऊँगा। ये पेशेंट की तरफ से एक बताना होता है, डिनाइल होता है, और पेशेंट इस बारे में इंसाइटफुल नहीं होता कि रिकवरी में किसी भी डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट की बात आप कर लें, क्या यहाँ पर वो पेशेंट नहीं हैं जिनकी हर बात मानी जाती है? हमारे पास वो पेशेंट भी हैं जिनकी फैमिली हर बात उनकी मान रही होती है, रिकवरी में वो फिर भी नहीं होते। देखिए, अगर फैमिली इज़ द प्रॉब्लम ना, सो जो पेशेंट की वो कहते हैं जी अच्छा आप ऐसा करें, ड्राइव मुझे करने दें, ड्राइविंग से कुछ नहीं होता, वो कहते चलो ठीक है तुसी ड्राइव कर लो। वो कहते हैं फ़ोन मुझे यूज़ करने दें, फ़ोन आपका फ़ोन है ना, आपका फ़ोन मैं यूज़ कर लूँगा। वो कहते चलो ठीक है, दवाई तो खा रहे हैं ना, फ़ोन यूज़ करने देते हैं। फिर वो कह रहे होते हैं कि अच्छा मुझे ना पढ़ने दें, वो कहते हैं जी अच्छा चलो ठीक है, काम की बात ही कर रहे हैं ना, सो पढ़ने भी देते हैं। क्या उनकी रिकवरी ठीक चल रही है? आपने कहा कि फॉलो अप स्ट्रक्चर नहीं है, फॉलो अप स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। मुझे बताएं फॉलो अप से आपकी क्या मुराद है? यहाँ 2 घंटे का सेशन लेना? अच्छा, ये एक एक्टिविटी ऑफ द फॉलो अप है। अगर आप ये कहते हैं ना कि ये एक्टिविटी पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, आई एग्री विद दैट, लेकिन अगर आप फॉलो अप को समझते हैं ना, सो फॉलो अप अपने आप में स्ट्रक्चर वाला कैसे है? आप बताएं कैसे? जब रिमाइंड करवाते हैं अपने आप को, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप डिनाइल ब्रेक हो जाते हैं, होता है कि नहीं? जब आप घर से फॉलो अप के लिए आते हैं यहाँ पे,
तो यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई हैव टू अटेंड सर्टन ग्रुप, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आना ही एक स्ट्रक्चर है कि आपका TLC होता है। जब पेशेंट फॉलोअप पे आता है तो TLC होता है। इसी स्ट्रक्चर में एब्स्टिनेंस भी, फॉलोअप पर आने वाली एक्टिविटी में एब्स्टिनेंस भी मेंटेन रहती है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर में जो आपकी सोशल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, यानी आपके ताल्लुकात, इसी एक्टिविटी में वो भी बेहतर होते हैं। फैमिली सिटिंग हेयर, पेशेंट यहाँ पे बैठे होते हैं, तो फैमिली, असल जो ओरिजिनल गोल है इस ग्रुप का वो ये है कि फैमिली अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे। लेकिन अक्सर अब इसी स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आपको मिल गई ना, मिली कि नहीं आपको? अच्छा, अब उसमें वो जो आप कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ यहाँ पर आपको मिल रही होती है कि अच्छा नींद पूरी करनी है, वॉक एंड एक्सरसाइज, ये जो बेसिक्स है आपकी, एक रूटीन सेटअप कहा जाता है किया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पेशेंट सलमान साहब ये कहते हैं ना कि वो जो ट्यूटर है ना, दुनिया में वो आखिरी बंदा है जिससे मैंने पढ़ना है, और वो टाइम जो है ना, वो यही टाइम, इसके अलावा मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा। हमने कभी भी पढ़ाई काम से नहीं रोका किसी पेशेंट को, अनटिल अनलेस जब वो ये कहते हैं ना कि इलाज ज़रा सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे कोई और काम होने चाहिए। इस पे फिर हम आपको कहते हैं कि ये फिर कोई गुड न्यूज़ नहीं है। देखिए, पॉइंट ये है कि आपकी जो नशे की बीमारी है ना, वो कभी भी आपको अपनी तरफ देखने नहीं देती है, और आप अपनी तरफ जिस भी लेंस से देखते हैं ना, वो सब खैर की खबर देता है आपको। इस बात को प्लीज़ समझें कि आप अपने आप को जिस लेंस से देखेंगे ना, वो बिल्कुल, वो जहाँ से बात शुरू हुई थी ना अली जाहिद साहब की, कि आई एम अ करेक्ट पर्सन, आई एम राइट। आप मुझे बताएं, जितने भी पेशेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिन लोगों को इंसाइट आ गई उनकी बात नहीं करी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही लगता है ना कि वी आर राइट, हमारा 100 दिन का इलाज नहीं बनता, ऐसे ही है, हमारा 42 दिन का भी नहीं बनता। कई लोगों को लगता है कि 42 दिन भी ज़्यादा है, हमें फॉलोअप्स पे नहीं आना चाहिए। अब और ये क्या चाहते हैं हमसे? ठीक, आपको ठीक करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते। ये मुझे लगता है आपको लगता है कि हम सबको फिक्स कर दें, खुद को भी फिक्स करें, बट मेरे वाले तैयार ना होए। आप कभी को लीग से पूछें कि मैं मिस हफ्सा आपको सालिक के बारे में फीडबैक मैं क्या देती हूँ आपको, कि ये अपनी, अभी नाउअडेज, कि ये अपनी प्रॉब्लम को कभी डिस्कस नहीं करते। प्लीज़ उनको हेल्प करें कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक। आपका दिल चाहता है कि हर बंदा फिक्स हो जाए, मदर भी ठीक हो जाए, हम भी, जो थोड़ी बहुत ख़राबी है हमारे अंदर या ज़्यादा ख़राबी है किसी के अंदर, तो हम भी फिक्स हो जाएं, बट आई एम नॉट रेडी टू फिक्स माई सेल्फ। ऐसे ही है ना, पेशेंट एज अ थेरेपिस्ट या एज अ प्रोफेशनल वो बात नहीं कहता जो हम सुनना चाहते हैं उससे। कंप्लाइंस की बात की ना उन्होंने, सो वी वांट कंप्लाइंस। तो हर पेशेंट, हमें ये लगेगा कि हर पेशेंट ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडोर या आउटडोर, क्या ऐसा? आई एम आस्किंग एक्चुअली कि अब इफ़ समबडी इज़ नॉट फॉलो द ट्रीटमेंट और वो हमारी बात को नहीं मान रहा, तो अगर मैं उसको इस तरह से परसीव करूं कि हर पेशेंट ही प्रॉब्लम में है और हर पेशेंट ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मसला नहीं हल होगा। कि मैं कहूँ कि जी ये तब तक ठीक हो सकते हैं जब तक ये बात सुन ना ले। मुझे किस पे काम करने की ज़रूरत है कि मैं सारे पेशेंट्स को डिक्लेयर नहीं कर सकती ये दे आर, आई मीन समझ ही नहीं आती इनको, और इनका ये प्रॉब्लम है, इनका वो प्रॉब्लम है। सो बजाय ये कि मैं दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन करूं कि अम्मी भी ठीक हो जाए, अब्बा भी ठीक हो जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए, फलां भी ठीक हो जाए, वर्क ऑन मी फर्स्ट के असूल को ही चलना पड़ेगा। आज इस अंदाज से पेशेंट ये बात नहीं समझ रहे, लेट्स चेंज द मेथड। कल मुझे किसी और अंदाज से उनसे बात करने की ज़रूरत है, परसों मुझे मुझे किसके अंदर लाना होगा? अपने अंदर, तो फिर आपके अंदर चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बिलाल साहब को कितनी दफ़ा समझाया है और ये समझ ही नहीं सकते, मुझे बताएं कैसा है कि बिलाल आपको कभी हमसे ये ऐसी वाइब्स आई हैं कि ताड़ा कुछ नहीं हो सकता? कभी आपको अपने से आई होंगी, हमसे तो नहीं कभी आई, बिकॉज वी नो दैट कि ताड़ा कुछ हो सकता है।
अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।